Dear all, चंद्रभान प्रसाद वंस अगेन और दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। दलित कैपिटलिज्म पर हमारी सीरीज आजमगढ़ में जारी है और हमारा फोकस है भारतीय राज्य यानी सरकारों द्वारा दलितों को पूंजीपति बनाने का जो प्रयास हुआ है वह जमीनी स्तर पर कैसे है, खास तौर से पेट्रोलियम और गैस डीलरशिप में SC/ST का आरक्षण। तो इस आरक्षण से जिनको गैस और पेट्रोल डीलरशिप, पेट्रोल पंप मिले हैं, उनका कैसा परफॉर्मेंस है, इसकी जांच के लिए हम यहाँ आए हैं। और हमारे बीच हैं पंकज पासवान, पहले तो जी इनको लोग जानते हैं और आपका स्वागत है पासवान साहब। और आपका ये ऑफिस कितने स्क्वायर फीट पर होगा? ये एरिया लगभग 1800 स्क्वायर फीट। 1800 स्क्वायर फीट एक शहर में। शहर का नाम है मोहम्मदाबाद गोहना, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ जनपद। मऊ जनपद में आता है। आजमगढ़ ही का हिस्सा था ये, पहले ये आजमगढ़ का हिस्सा और था। एकदम हम आजमगढ़ के बॉर्डर पर हैं। जी हाँ। हमारे कलीग मिस्टर नीरज का ये कहना था कि जब तक हम ये पंकज सरोज की प्रोफाइल नहीं करते तो हमारा यह ट्रिप अधूरा रहेगा, क्योंकि मिस्टर नीरज के अनुसार यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गैस एजेंसी है। आपके कितने कस्टमर्स हैं? हमारे सर कस्टमर 70,000 के लगभग हैं और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की यह वितरकशिप है, जिसमें यूपी में मुझे लगता है कि मैं प्रथम स्थान पर हूँ। भारत पेट्रोलियम, जिसके बारे में हमने करीब महीने भर पहले एक स्पेशल कार्यक्रम किया था। भारत पेट्रोलियम सबसे पुरानी पेट्रोलियम कंपनी है। कभी इसको किसी अमेरिकन कैपिटलिस्ट रॉकफेलर ओन करते थे और फिर इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और 70,000 कस्टमर बेस होने का मतलब है 40 करोड़ के आसपास टर्नओवर है आपका? जी हाँ, हमारा टर्नओवर साल का 40 करोड़ के आसपास है। और आपका जन्म कब का हुआ है? मेरा जन्म 7 जुलाई 1973 को हुआ। 73 और ये है 2025 साल। 50 से कम आपकी आयु है। 50 साल पूरे हो गए सर। पूरे हो गए हैं। तो 50 साल की उम्र में पंकज जी का जो है एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ है। तो अभी इनके पास कम से कम 30 साल एक्टिव लाइफ में अभी और हैं। पंकज जी, 100 करोड़ कब होगा आपका? जी है, हमारी कोशिश निरंतर इस क्षेत्र में जारी है। हाँ हाँ। और हमको अभी प्रतिवर्ष लगभग अपनी टेरिटरी से हाँ न्यू कनेक्शन इनरोलमेंट का हाईएस्ट सेलर का अवार्ड भी मिलता रहता है। अरे वाह, बधाई हो आपको। धन्यवाद। हाँ। तो इसलिए वो निरंतर है कि उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा करके मैं अपने कनेक्शनों की संख्या 1 लाख तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है। वो हमारी आप सबकी शुभकामनाएं। आप ये बताइए, दलित समाज में तो इस तरह के बिजनेस का अनुभव कोई नहीं है किसी के पास, तो आप सफलता की इतनी बड़ी सीढ़ी कैसे चढ़ पाए? सफलता की सीढ़ी का मैं मुख्य श्रेय अपने पिताजी स्वर्गीय
शिवनाथ राम जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने बचपन से ही सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया। और जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने यहाँ के लोगों से मिले और मैंने विनम्रता को एक हथियार बनाया उसमें। आपने ये बात जो विनम्रता की कही है जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि पैसा आने के बाद कुछ लोगों की जी। चाल ढाल थोड़ा बदल जाती है। अब निश्चित रूप से समाज में उस तरह के भी लोग हैं हाँ, कि पैसा आने के बाद थोड़ा उनका मार्ग भटक जाता है। हाँ, जब मैंने बिजनेस प्रारंभ किया उस समय से ही मैंने लक्ष्य बनाया था हाँ, कि ईमानदारी से काम करूंगा हाँ, और अपने गैस कमीशन में जो हमको प्रति सिलेंडर जो गैस कमीशन मिलता था उसको मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करूंगा, वही मेरी आय होगी। ओके। और मैं निरंतर इस कार्य को करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके साथ आप अभी डाइवर्सिफाई भी किए हैं रियल इस्टेट में। जी हाँ, रियल इस्टेट में भी मेरा थोड़ा बहुत काम होता है। अभी इन्होंने 1.5 बीघा खेत खरीदकर उस पर रेजिडेंशियल प्लॉटिंग का काम किया। आपने किया है। शायद फ्यूचर में और भी प्लानिंग हो आपकी। जी हाँ, प्लानिंग मेरी चल रही है इस समय भी। तो आपके जो प्रतियोगी हैं वो तो अधिकतर मुख्य धारा समाज के लोगों के साथ हैं। तो कभी क्या किसी ने यह कभी मजाक में या गंभीरता के साथ शुरू में यह कहा होगा या कहा क्या कि आप कैसे सफल हो पाओगे? आप तो शेड्यूल कास्ट के हैं। नहीं, शुरू में लोगों को लगता था कि ये सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरा जन्म स्थान ये ना रहा है। हाँ, एरिया आपका यहाँ ये मेरा यहाँ निवास नहीं है। मेरा यहाँ से मेरा गांव 70 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर बनारस की तरफ जौनपुर के आसपास है, बॉर्डर पे आजमगढ़ जिले में पड़ता है। तो अनजान सी जगह पे आपने अपना झंडा गाड़ दिया। जी हाँ, हाँ, अनजान सी जगह पे अपने पिताजी के आशीर्वाद से मैंने ये काम किया। जब आपने शुरू किया तो पहले महीने में कितने मेंबर्स कस्टमर्स रहे होंगे? जब हमने शुरू किया तो पहले महीने में हमने करीब 110 कनेक्शन इनरोल्ड किए थे। फर्स्ट मंथ में? पहले मंथ। अच्छा, तो क्या आपको लग रहा था कभी 70,000 हो जाएंगे? नहीं, मेरा ये मानना नहीं था कि ये 70,000 हो जाएंगे, लेकिन यह मुझे जरूर आत्मविश्वास था कि मैं इस क्षेत्र में अपनी कार्यशैली से, अपनी सूझबूझ से, दूरदर्शिता से निश्चित रूप से कुछ न कुछ एक मुकाम हासिल करूंगा। तो आप तो वैसे देखने से स्वभाव से विनम्र लगते हैं। आपके जो ऑफिसर्स हैं भारत पेट्रोलियम के, उनमें तो सभी लोग दलित समाज से नहीं हैं। जी हाँ, मेजॉरिटी तथाकथित फॉरवर्ड कास्ट के हैं या ऊंची जातियों के हैं। जी हाँ। उनमें कभी कोई आपके प्रति कुछ? जी हाँ, यह मुझे बीच बीच में इसका अनुभव होता रहा कि कुछ, सभी तो नहीं लेकिन कुछ फॉरवर्ड कास्ट के जो हमारे अधिकारी रहे हैं, भारत पेट्रोलियम के जो ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को सहसा स्वीकार नहीं किया और मेरे कार्य क्षेत्र में अड़चने डालने का प्रयास करते रहे। पर फिर भी कैसे सफलता प्राप्त करते गए? लेकिन फिर भी मैं इस बात को अपने उच्च अधिकारियों तक सूचित किया कि मेरे कार्य क्षेत्र में इस तरह का ये अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने उसको संज्ञान में लेते हुए उसको दूर किया। अच्छा, अपने समाज में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो समाज की प्रतिक्रिया कैसी बदलती गई या कैसी बनती गई? समाज में प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी रही। समाज ने उसको प्रोत्साहन
हाँ। और जब भी हम अपने समाज के बीच में जाते थे तो निश्चित रूप से वह बहुत खुश होते थे और मुझको आशीर्वाद देते थे कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे एक पासी समाज में व्यवसायी होने का गौरव भी हमारे समाज को मिलेगा। तो आप व्यवसायी बनना कितना जरूरी समझते हैं दलित समाज को? दलित समाज को व्यवसायी जरूर बनना चाहिए अगर अवसर मिले। हाँ। क्योंकि आज भी जो गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप, इसमें जितने पूर्व में लोगों के अधिपत्य रहे हैं, हाँ, वह उसमें दलित समाज के लोगों का योगदान नगण्य रहा है। यह सरकार की जो आरक्षण व्यवस्था के तहत हम लोगों को गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप वितरित किया गया, उसी के तहत ये हमको गैस एजेंसी प्राप्त हुई और हमने यह सिद्ध करके दिखाया कि एक पैसे के अभाव में के व्यक्ति, दलित समाज के व्यक्ति को अगर अवसर दिया जाए तो वह अपने कार्य से एक नया मुकाम हासिल कर सकता है। और आपने करके दिखाया है। और हमने यह करके दिखाया है। देखिए, वैसे तो आरक्षण की सारी व्यवस्था इसके जनक बाबा साहब अम्बेडकर हैं जी, लेकिन किसी एक नेता का नाम बता सकते हैं कि किसने शुरू किया एलपीजी में और पेट्रोलियम में आरक्षण? इसका तो मुझे अच्छा संज्ञान नहीं है। संज्ञान नहीं है कि किसने। इंदिरा गांधी जी ने इसको 75-76 के बीच इमरजेंसी के दौरान जी उन्होंने जरूरी समझा कि जब स्टेट एक बिजनेस में जा रहा है, पेट्रोल पंप्स और गैस एलपीजी के माध्यम से, तो दलितों का आरक्षण यहाँ भी होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने, अब यह अलग बात है कि कांग्रेसी भूल गए कि इस बात को दलितों के बीच जाकर वो बताएं, और बहुत सारे दलित इंदिरा गांधी को मनोवादी वगैरह कहते हैं, तो हंसी थोड़ा ज़रूर आती है। अब ये देखिए कि अगर इसी सिद्धांत को और आगे बढ़ाया गया होता तो देश भर में आर्मी कैंटीन्स हैं जी। आर्मी कैंटीन्स में अगर दलितों को सप्लाई करने का मौका मिले, सामान सप्लाई करने का जी, आर्मी में जूते सप्लाई करने का काम मिले, यूनिफॉर्म सप्लाई करने का काम मिले, पुलिस में ये जो सामान है सप्लाई करने का काम मिले, तो हजारों हजार लाखों लाख दलित करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे दलित समाज के लोग ईमानदारी के पथ पर चलकर और उच्च गुणवत्ता के साथ सप्लाई आर्मी में या अन्य जगहों पर निश्चित रूप से। अभी देखिए आंगनबाड़ी में तमाम तरह के जो स्कीम्स हैं, इसमें अरबों रुपए के अनाज का प्रोक्योरमेंट होता है। जी हाँ। अगर इसमें भी दलितों का एक कोटा फिक्स हो जाए तो शायद आप जैसे लोग जिनके पास संसाधन है इसको सप्लाई करके अरबपति बन सकते हैं। और अरबपति बनना किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब नारायण मूर्ति और श्री नंदन नीलेकानी दोनों ब्राह्मण इन्फोसिस के फाउंडर्स अरबपति बने तो चारों तरफ अखबारों में छपा कि ब्राह्मण भी अब अरबपति बन रहे हैं। तो अगर आंगनबाड़ी में और तमाम जो हैं प्रोक्योरमेंट जो सरकार खरीद होती है, अगर उसमें दलितों से सप्लाई लिया जाए तो अपने बीच जो लाखपति है करोड़पति बनेगा, जो करोड़पति है अरबपति बनेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सफ़र जो हमने गैस एजेंसी का शुरू किया था, हाँ। मेरे पास पैसे का वो संसाधन नहीं था, हाँ। मेरे और मेरे परिवार के पास, कि हम लोग रजिस्टर्ड गाड़ी लेकर के कार को शुरू कर पाए। कितना पैसा शुरू में लगाया हुआ आपने? शुरू में जो लोड मंगाने के लिए पैसा था, 3 लोड का पैसा। इसका प्रोसेस क्या, शुरू में इसका प्रोसेस बताइए, कैसे कदम कदम कैसे चले? प्रोसेस ये है कि इसकी वैकेंसी आई पेपर के माध्यम से, हाँ। जिसको हमने भरा। हाँ। लखनऊ में इसका इंटरव्यू हुआ। हाँ। उसमें 22 लोग
हम लोग सम्मिलित थे। हाँ, उस 22 लोगों में मेरा चयन हुआ। हाँ, उस चयन के बाद गोदाम और ऑफिस बनाया गया, हाँ। जो किराए पे। ये डिपार्टमेंट ने बना के दिया? नहीं, ये स्वयं बनाया गया। इसमें कितना पैसा लगा होगा? इसमें उस समय लगभग 5 से 6 लाख रुपए लगे। ये पैसा किसने दिया? पैसा कुछ हमारे पिताजी ने दिए, कुछ हमारे रिश्तेदारों ने दिया, अच्छा, कुछ हम लोगों ने उधार लिया। अच्छा, इस तरह करके हाँ। हम लोगों ने गैस एजेंसी, यानी 5 या 6 लाख रुपए जुटाने के लिए परिवार सम्मिलित हो गया जी, रिश्तेदार सम्मिलित हो गए और दोस्त सम्मिलित हो गए और कर्ज भी हो गया। और कर्ज भी हो गया जी जी। उसके बाद जब कार्य इसका हमने शुरू किया तो हमारे पास, चूंकि हम पहले से ही कर्ज में थे और जो पैसे हमारे पास थे वो हमने खर्च कर दिए थे। हाँ, तो सरकार ने का एक कार्पस फंड योजना हुआ करती थी, हाँ, जिसमें सामान को मंगाने के लिए हाँ, सरकार पैसे देती है, हाँ, और उसका पैसा कुछ किस्तों में बराबर काट करके उसको पैसे हमसे वापस ले लेती है। जो लोड की बात कर रहे थे, जो यानी लोड कि की बात थी, जो कार्पस फंड के जो सिलेंडर आता था गाड़ियों का, जी हाँ, ट्रक से, तो उसमें पैसा आपको एडवांस देना पड़ता था। एडवांस देना पड़ता था, तो पैसा हमारे पास नहीं था। पहला जो लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए व्यवस्था थी। अच्छा, शेड्यूल कास्ट को फंडिंग की व्यवस्था थी कि कार्पस फंड उसको बोला जाता था। उस समय उसका नाम था कार्पस फंड। उस कार्पस फंड के दलित एजेंसी और पेट्रोल पंप के पहले लोड का पैसा, पहले 3 लोड का पैसा उस कार्पस फंड के द्वारा मुहैया कराया जाता। और उम्मीद की जा गई होगी कि फिर आप अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। पहले लोड के लिए कितना पैसा जमा करना पड़ा होगा आपको? हमारे पहले लोड के लिए लगभग 2 लाख के आसपास हमने जमा किया था। हाँ। जो कार्पस फंड के द्वारा ही हमको प्राप्त हुआ। फिर सेकंड भी कार्पस फंड के द्वारा प्राप्त हुआ और थर्ड भी कार्पस फंड से, जो हमने आसान किस्तों में सरकार को या कंपनी को हमने वापस कर दिया। ये कितने साल में आपने वापस कर दिया होगा? वो हमने 5 साल में वापस कर दिया। अब वो व्यवस्था है? अभी वो कार्पस फंड की व्यवस्था नहीं है। अब बताइए कि जो व्यूअर्स हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि दलित समाज के दिमाग में बिजनेस की बात आसानी से नहीं घुसती है, और सरकार में यह सोच थी कि दलित समाज से आने वाले जो उद्यमी हैं, शायद उनके पास कैश नहीं होगा, पहले ही ऑफिस और गोडाउन बनाने में उन्होंने खर्च कर दिया होगा, तो उनमें यह थिंकिंग थी कि कुछ इनको लोन दिया जाए कार्पस फंड से जी, पहले दूसरे तीसरे लोड के लिए, यानी 6 लाख हो गया, जिसको ये बेच करके गैस दे दिया करेंगे। जो मेरी जानकारी में है, हाँ। इसको राम नाइक जी पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। हाँ। ये कार्पस का फंड का प्रचलन हाँ। उन्होंने ही शुरू किया। खत्म कब हुआ होगा? खत्म होने की जानकारी हमको नहीं। तो मिला हुआ अधिकार खत्म हो गया और दलित समाज सोता रहा, इसकी डिमांड नहीं किया जी कि पेट्रोल पंप मिले, गैस एजेंसी मिले, तो बहुत सारा हमारा पैसा ज़मीन खरीदने में लग जाता है, गोडाउन बनाने में लग जाता है, ऑफिस बनाने में लग जाता है, प्रचार वगैरह करने में लग जाता है जी। तो कार्पस फंड जो शुरू किया गया है वो जारी रहे। जी हाँ। तो चूँकि अभी देखिए हम तो घूम रहे हैं, 2 शादियाँ भी हमने अटेंड की। अगर 1 करोड़ टर्नओवर का एक दलित व्यवसायी है और एक सरकारी स्कूल का मास्टर है, तो पेरेंट्स शादी के लिए जो लड़के चुनते हैं वो मास्टर को चुन लेंगे। कभी इस तरह का कोई घटना आपके सामने आई है? जी हाँ, जी हाँ, इस तरह का समाज में बहुत सा है। तो एक उदाहरण दीजिए। बहुत सा है, जैसे जो लोग आपकी शादी तब हो गई थी? मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझको गैस एजेंसी मिलने के बाद शादी हुई। हाँ, तो कोई उसमें एक हाथ घटना बताइए आप। मैं अगर अपनी ही बात करूं, हाँ। तो मेरे जो फादर इन लॉ, जो ससुर हमारे थे, हाँ। स्वर्गीय हीरालाल जी, हाँ। वो स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर थे। हाँ।
आजमगढ़ में उनकी पोस्टिंग थी। हाँ। और बिरादरी के नाते या कैसे भी उनसे संपर्क हमारा हुआ। हाँ। वो गैस एजेंसी पे आए। हाँ। तो जब उन्होंने आए तो वो अपने घर पे जाके चर्चा किए कि एक लड़का ऐसे ऐसे है, हाँ। क्यों ना अपनी लड़की की शादी उनसे किया जाए। अच्छा। तो जो हमारे तो बैंक में थे तो कुछ न कुछ बिजनेस समझते थे। लेकिन हमारी जो सास थी, हाँ। मदर इन लॉ जो थी, हाँ। वो एक और लड़का उनकी कोई जानकारी में था जो सरकारी किसी संस्था में कार्यरत था। वह उसके लिए की प्राथमिकता के लिए हाँ। उन पर दबाव बनाती थी। लेकिन चूंकि हमारे ससुर बैंक में थे और हाँ। व्यवसाय के लेन देन को अच्छी तरह समझते थे, तो उन्होंने सभी चीज़ों को दरकिनार करके कहा कि नहीं, ये लड़का से ही शादी किया जाएगा। तो फिर हमारी शादी हुई। तो मैं बहुत दूर न जाकर अगर अपनी बात कहूँ तो उदाहरण तो प्रत्यक्ष मेरे साथ ही है। अरे लोग पागल हुए जा रहे हैं। अभी हमें किसी ने बताया, हमारे गांव के आगे एक गांव है, वहाँ पर एक लड़का कहीं सरकारी नौकरी में लग गया, शायद बढ़िया नौकरी में लग गया। तो उसके पिताजी 50 लाख का दहेज मांग रहे थे। 50 लाख कैश और एक बड़ी गाड़ी और सारे खर्चे, सारा कुछ। तो ये दलित समाज के दिमाग में नौकरी अच्छी चीज़ है, ये इसमें रिस्क नहीं है, तनख्वाह है, लेकिन ये नौकरी का मतलब यही है कि आज रोटी दाल चलता रहेगा। बड़ी नौकरी है तो थोड़ा सा बड़ा काम कर लेंगे। जी हाँ, लेकिन उसके पीछे जो मेरी समझ में कारण आता है कि लोगों के पास संसाधन और जानकारी का अभाव भी रहता है। लोगों के पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि व्यवसाय की तरफ सोच पावें। हाँ। वही सोचते हैं कि इतना पैसा आएगा कहाँ से। हाँ। और वहीं पे वो सोच के हतोत्साहित हो जाते हैं। हाँ। और सरकारी नौकरी की तरफ अपना प्रयास निरंतर जारी रखते हैं। वही टेस्ट लगा हुआ। आपके 2 बच्चे हैं शायद? जी हाँ, मेरे 2 पुत्र हैं। क्या करते हैं वो? मेरे एक ने अभी 10+2 किया है। हाँ। जो इसी व्यवसाय में आने के लिए इच्छुक हैं। आगे पढ़ाई करते हुए इस व्यवसाय में आएंगे। और दूसरे सुपुत्र जो हमारे हैं, उन्होंने अपनी इच्छा डॉक्टर बनने की तो वो नीट की तैयारी इस समय लखनऊ में कर रहे हैं। और बेटियां? मेरी पुत्री नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो मैं तो आप खुद इतने बड़े उद्यमी हैं तो मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूं, लेकिन आपका बेटा जब इस काम को संभाल ले जी, तो आप जैसे सक्षम लोग विधानसभा और लोकसभा में जाएं और आप इसी विभाग, इसी व्यवसाय के बारे में अपनी बातें कहें कि किस तरह से जो गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप मिलता है, ये मिलते रहना चाहिए आरक्षण इसमें, और जो जिनको ये मिल जाता है एजेंसी, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्योंकि जब किसी समाज में, दलित जैसे समाज में एक अरबपति बनता है तो लाखों लाख दलित युवाओं में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है कि अगर पंकज जी अरबपति बन सकते हैं तो शायद मैं भी अरबपति बन सकता हूँ। एक IAS की पोस्ट के लिए लाखों लाख युवक तैयारी करते हैं। और शेड्यूल कास्ट में चूंकि 5 साल का रिलैक्सेशन है एज का, तो 37 ईयर्स की एज तक मैं देखता हूँ दिल्ली में बहुत सारे दलित हैं जिनके बाल वाल झड़ गए हैं, लेकिन कोशिश करते रहते हैं जी। तो मेरा तो सपना है कि इस देश में हजारों हजार लाखों लाख दलित करोड़पति पैदा हों। मैं बहुत ही इस बात से खुश हूँ कि मेरे सामने 40 करोड़ के टर्नओवर वाले एक दलित है। या टर्नओवर तो केवल गैस की बात है, रियल इस्टेट की बात हम कभी बाद में करेंगे। आपसे आखिरी सवाल, BMW कब खरीदेंगे? अभी इसके बारे में कोई विचार नहीं किया। अभी कोई विचार नहीं किया, बच्चों को पहले सेटल करेंगे। जी हाँ। बहुत अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स देखिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। पंकज पासवान जी ने कहा है
कि इस बिजनेस जर्नी में विनम्रता एक बड़ा गुण होना चाहिए, और आपके विनम्र स्वभाव की वजह से आपके ग्राहक जुड़ते गए और 70,000 आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स हो गए हैं। आप आगे बढ़ते रहें और जल्दी से जल्दी अरबपति बने। बहुत बहुत जय भीम, जय भारत।